वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आपके रिक्वेस्ट हमें आ रहे हैं और जैसा कि आपने बोला है कि करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चंस अपलोड करने के लिए, तो मैं 28 29 फरवरी जनवरी को कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करके डालूं। तो आज का जो वीडियो है वो भी मिक्स क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और कुछ अलग अलग फील्ड से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो वीर कुंवर सिंह वाज बोर्न एट, तो वीर कुंवर सिंह 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, सिपाही म्यूटनी हुआ था, उसमें काफी एक्टिव थे और उन्होंने 1858 में ली ग्रैंडे को हराया था और 1857 में उन्होंने मिलिट्री म्यूटनी जो आरा में और दानापुर में जो उन्होंने सेटअप की थी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी भारी पड़े थे और 1858 में ली ग्रैंडे को उन्होंने हराया। फाइनली उन्हें मार्टियार्ड कर दिया गया था, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो बिलोंग करते हैं जगदीशपुर से। तो वीर कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर जो है वो फेमस है इसलिए क्योंकि वहां से बूरी गंडक नदी जो है फ्लो फ्लो करती है और साथ में टोबैको है, फैक्ट्री है वहां पर। टोबैको, वीट, राइस, मेज का प्रोडक्शन वहां पर होता है और मैंगो और लीची भी समस्तीपुर में अच्छी क्वांटिटी में पाया उगता है। और मुजफ्फरपुर तो आप जानते ही हैं शाही लीची के लिए फेमस है। देश भर में जो मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन होता है वो मुजफ्फरपुर के एरिया से होता है और इसे कहते हैं लीची किंगडम बिहार में। लिटरेसी रेट मुजफ्फरपुर की 85.16 है। ये एक गौर करने वाली बात है। और मुजफ्फरपुर जो है 75% कंट्री का जो टोटल लीची प्रोडक्शन है वो कंट्रीब्यूट करता है। जगदीशपुर बिलोंग करता है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज कोसी प्रोजेक्ट अंडरटेकन, तो कोसी नदी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार क्योंकि ये नदी जब जब अपना कोर्स बदलती है, रास्ता बदलती है, तब तक नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए आफत हो जाती है और कई जगह पर बाढ़ और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसी तरीके से दामोदर नदी जो है बंगाल की सौरव कहलाती है। सौरव बंगाल अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे दामोदर नदी। और जो बिहार गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट की ज्वाइंट एफर्ट से 1954 में जो डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिसको कंप्लीट किया गया था 1965 में और जो शुरू हुआ था वो 1954 में। और हनुमान नगर नेपाल में जो पड़ता है वहां पर एक 1140 मीटर लंबा 1140 मीटर लंबा एक कंक्रीट डैम तैयार किया गया कोसी नदी के ऊपर। और ईस्टर्न कोसी कैनाल, देखिए अगर ये कोसी नदी है तो ईस्ट कोसी कैनाल और वेस्ट कोसी कैनाल, दो कैनाल हैं। जिस जो ईस्ट कोसी कैनाल है वो 5 लाख हेक्टेयर लैंड नेपाल में और पूर्णिया सहरसा डिस्ट्रिक्ट में इरिगेट करता है। और ईस्ट कोसी कैनाल पे 20 मेगावाट का पावर हाउस भी लगा हुआ है। और जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर भी इस कैनाल से बेनिफिट उठाते हैं। और जो सबसे लंबा प्रोजेक्ट है, अगर लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, तो वो है गंधक प्रोजेक्ट। जी हाँ, गंधक प्रोजेक्ट सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका आइडिया जो पहली बार प्रपोज किया गया था वो किया गया था 1934 में। और ये किया था एम एन रॉय ने, जो कि एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और फिर मैं हिस्ट्री में ज्यादा तो नहीं जाऊंगा, जब मैं पॉलिटी कवर करूंगा तो इन सेक्शंस को अच्छे से कवर करूंगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इट वाज हेल्ड एट कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल, जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जो इसको आज का सेंट्रल हॉल कहते हैं पार्लियामेंट का, वहां पर हुआ था। और मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपोज किया था क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट नेशन का। और सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को ही 9 दिसंबर 1946 को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। बट 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने और एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने। एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट और जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और बी एन राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में रखा गया। और थोड़ा सा और बता देता हूं मैं कि 13 दिसंबर 1946 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें ऑब्जेक्टिव जो था जवाहरलाल नेहरू का signifying the principles of constitution and later it became preamble। तो ये चीज फिर preamble बन गई, जो रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव के साथ पास हुआ था जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये जो रेजोल्यूशन था वो वाइडली एक्सेप्ट हुआ वर्ल्ड कंट्री वाइड जनवरी को। और उसके बाद इसे preamble बना दिया गया था। और
साथ में 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था वो एक्सेप्ट हो गया था और पास हो गया था। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, दैट केम इनटू फोर्स। और जो कमिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कमिटी थी, उसमें जो यूनियन पावर कमिटी जैसे हो गया, बहुत सारी कमिटी थी, तो यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू के अंदर में था, और उसी तरह राजेंद्र प्रसाद के अंदर स्टीयरिंग कमेटी थी, और भी बहुत सारी कमेटी थी जिसके अलग अलग लीडर्स थे, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर के अंदर था। तो ये सब चीज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन परमानेंट कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन ऑफ बिहार टू रिसीव जनपिथ अवार्ड। जनपिथ अवार्ड दिया जाता है बेस्ट क्रिएटिव लिटरेसी राइटिंग बाय किसी भी इंडियन के द्वारा। अगर बेस्ट क्रिएटिव राइटिंग हो, लिटरेरी राइटिंग हो किसी भी लैंग्वेज में, तो उसे ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाता है, जिसमें 11 लाख की प्राइज सेरेमनी होता है विद सिटेशन। और जो पहला अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1965 में, और 1965 में पहला अवार्ड दिया गया, और ये दिया गया था जी शंकर कुरुप को, फ्लूट के लिए। मलयालम से थे ये, मलयालम लैंग्वेज के। और 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, जो कि पहले बिहार के अवार्डी थे जनपिथ अवार्ड के, तो रामधारी सिंह आंसर दिनकर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उन्हें उर्वशी के लिए दिया गया था, उर्वशी, जो कि हिंदी में उन्होंने लिखा था। और 2016 सबसे रिसेंट भी आपको याद होना चाहिए, 2016 में जिनको मिला वो थे शंखा घोष, SANKHA, शंखा GHOSH, तो घोष बंगाली, आप टाइटल से ही पता कर सकते हैं, बंगाली के लिए इन्हें मिला है। केदारनाथ मिश्रा प्रभात जो है वो एक छायावादी कवि थे। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1907 को, और आरा जो बिहार में जिला है, आरा जिला, वहां पैदा हुए थे ये। और साथ में मृत्यु उनकी हुई थी 2 अप्रैल 1984 की। भोजपुरी लैंग्वेज में ये पोएम लिखा करते थे। और कैकई और ऋतुवंश, ये 2 एपिक्स इन्होंने लिखा है। और ज्वाला कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जो है वो भी केदारनाथ मिश्रा प्रभात ने लिखा था। प्रभात उनका, ये सॉरी बी होगा यहाँ पर, उपनाम था। तो और भी कई सारी पोएट्री इन्होंने लिखी थी, लेकिन जो मेजर है वो कैकई और ऋतुवंश, ये कम से कम आपको याद रखना है। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वाज, तो पहली हिंदी इंग्लिश जो डेली न्यूज़पेपर थी वो थी बिहार हेराल्ड। यस, और बिहार हेराल्ड जो 1875 में प्रकाशित हुआ था, और इसे एडिट किया था, इनके एडिटर जो थे श्री गुरु प्रसाद सेन, वो स्टार्ट किए थे इसे। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो ऑप्शन है वो काफी लेट शुरू हुआ, इनफैक्ट ये हाल में शुरू हुआ 1986 के आसपास। और इंडियन नेशन और अमृत बाजार पत्रिका भी इंग्लिश पेपर्स थे जो शुरू हुए। और पहला हिंदी पेपर जो शुरू हुआ बिहार में वो था बिहार बंधु, और बिहार बंधु जो शुरू हुआ वो 1874 में। तो इतना बात पेपर्स पे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी इज लोकेटेड एट, तो बिहार रिसर्च सोसाइटी लोकेटेड है पटना में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिका इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बिहार, तो मिका सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? मिका पाया जाता है सबसे ज्यादा गया में। जी हाँ, गया, इनफैक्ट गया हजारीबाग का जो बेल्ट है मिका के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसी तरीके से गया में और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, वो है लिथियम, और मिका तो है, टिन भी पाया जाता है गया में। टिन, लिथियम, मिका, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं गया के। मुंगेर जो है बॉक्साइट और चाइना क्ले के लिए फेमस है, चाइना क्ले। और उसी तरीके से भागलपुर में भी चाइना क्ले अच्छा खासा होता है। और जो भोजपुर है वहां पाया जाता है डोलोमाइट। डोलोमाइट को बोलते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो CaMgCO3 होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट में है। तो ये इंडस्ट्रीज की बात। तो देखिए, और राइस और पल्सेस मिल जो बिहार में तकरीबन 2000 से भी ज्यादा राइस और पल्स मिल बिहार में एलोकेटेड हैं। और शुगर मिल तो मैंने बताया 28 शुगर मिल है, जिसमें से बस 12 ऑपरेटिंग है। और ग्लास इंडस्ट्री सबसे फेमस पटना का है, रिफाइनरी बरौनी में है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी बरौनी में है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप
हमारा वीडियो लाइक